नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं DSSB का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। आप लोगों को पता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी हम करते हुए चल रहे हैं, चाहे एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हो या फिर DSSB टीजीटी पीजीटी हिंदी के हो, क्योंकि जो भी पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं वे कहीं ना कहीं हर परीक्षा में महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध हो गए आपके लिए, चाहे किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो। इससे हमें प्रश्नों का ये पता चल जाता है कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने लायक है या हमेशा बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम DSSB 28 अगस्त मेल का क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो 100 प्रश्नों करेंगे भाई हम सब्जेक्ट से संबंधित, क्योंकि 100 प्रश्न जनरल के होते हैं, जैसे 20 नंबर का मैथ, 20 की इंग्लिश, 20 की हिंदी, 20 की रीजनिंग, 20 की जीके, उनको हम नहीं करेंगे। केवल हम सब्जेक्ट को ही आधार बनाते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? आप लोगों के सामने आंसर इनका दिया हुआ है, क्योंकि DSSB में जमा पेपर आता है तो आंसर उसके साथ ही लगे होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनसे संबंधित हम विद सॉल्यूशन को प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे अन्य जो तथ्य है वो भी क्लियर होते जाए। हमें उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बातें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न घुमा फिरा के किसी भी तरह परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ईशा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी है, तो इसका सन देख लेते हैं 1803 ईस्वी। कौन सा उपन्यास अज्ञे जी का नहीं है? इनमें अजय की जो डायरी है वो अज्ञे का नहीं है। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, तीनों के तीनों जो उपन्यास है वे अज्ञे जी के है। और अजय की डायरी किसका उपन्यास है? और ये भी पूछ लिया जाता है अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो यह रचना इम्पोर्टेंट है, उपन्यास विधा की, जो कि देवराज की है। देवराज एक लेखक हुए हैं, देवराज, उनकी ये रचना है अजय की डायरी उपन्यास। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेतन कहानी के पुरोधा यानी कि प्रवर्तक पूछा हुआ है। महीप सिंह, आपको पता ही है सचेत कहानी के प्रवर्तक। बात करें कमलेश्वर, गंगा प्रसाद और राजेंद्र यादव, ये तीनों के तीनों नई कहानी के जनक माने जाते हैं। और नई कहानी का जो परिवर्तन है वो कब हुआ था? 1954 ईस्वी में नई कहानी का परिवर्तन किया गया। और राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, गंगा प्रसाद विमल, ये जो नई कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। इन्होंने जो नई कहानी में महत्वपूर्ण उद्घोषणा क्या की थी? उन्होंने कहा था कि अनुभूतियों की अनुभूतियों की प्रमाणिकता और भीगे हुए यथार्थ पर बल नई कहानी में इन्होंने दिया था। क्या याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। अनुभूतियों की प्रमाणिकता या यथार्थ पर या भीगे हुए यथार्थ पर बल किस से संबंधित है? तो नई कहानी से संबंधित है ये उद्घोषणा। उद्यंत मार्तंड नामक पत्र किसने लिखा? तो आप लोगों के सामने है आंसर, जुगल किशोर ने उद्यंत मार्तंड पत्र लिखा। और इसका कई बार सन पूछ लेते हैं, तो 30 मई, महीना भी याद रखना है, इसलिए पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है 30 मई को। 30 मई 1926 ईस्वी में इस पत्र को संपादित किया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन सा है? इनमें से भारतेंदु जी का मौलिक नाटक कौन सा रहा है? तो भारत दुर्दशा मौलिक नाटक है। भारतेंदु जी ने मौलिक और अनुदित नाटक लिखे। विद्या सुंदर, भारत जननी, मुद्रा राक्षसी, तीनों के तीनों भारतेंदु जी के अनुदित नाटक हैं। और भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है। आनंद कादम्बरी पत्र के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बरी पत्र के संपादक रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि मिर्ज़ापुर से निकली 1881 ईस्वी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक प्राध्यापक कौन रहे? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हम देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक कौन रहे? तो विश्व प्रसाद सिंह जो रहे फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे। नहीं पे आपको फोकस रखना है। देखो मुझसे भी मिस्टेक हो गई, तो मैंने नहीं देखा, तो मैंने माइंड में आ गया, इसीलिए थोड़ा ध्यान से लगा है कि ये तो नहीं थे, तो इसलिए इसमें ये क्या पूछा हुआ है? नहीं पे आप लोगों को हमेशा फोकस रखना है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हो चुका है। नहीं से संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा इसमें से नहीं है या है। इस पे आपको अगर एक बार क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो आपको क्वेश्चनों को दो बार पढ़ लेना है। तो बिल्कुल ध्यान से परीक्षा में प्रश्नों को पढ़ना है। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है भाई, तो देख लेते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी ये सिली जो मिस्टेक होती है, इन्हीं से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अब पॉइंटों से सिलेक्शन में रह जाते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक कौन नहीं है? तो शिव प्रसाद सिंह जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं रहे। ईशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल मिश्र और सैदल मिश्र, ये तीनों के तीनों फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक रहे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा हुआ है, तो नहीं इसमें से देख लेना है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, और मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की। लाल और मिश्र में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है कौन सी रचना लक्ष्मी नारायण लाल की है, कौन सी रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। तो 8वां सर्ग है वो उदय शंकर भट्ट का दिया हुआ है। आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि सुरेंद्र वर्मा जी का है 8वां सर्ग। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है? तो गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है, बिल्कुल सही है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी की। सारा आकाश राजेंद्र यादव का। उसका बचपन है जो ये मनु भंडारी जी की रचना न होकर उसका बचपन किसकी रचना है? एक लेखक हुए हैं कृष्ण बलदेव जी की रचना है ये, उसका बचपन। कृष्ण बलदेव सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नासिक की तोप खान जो रचना है किसकी रचना है? ये कि सैदल मिश्र जी की हमने पढ़ी थी। नासिक तोप खान सैदल मिश्र जी द्वारा रचित रचना है, जो कि सैदल मिश्र जी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी गद्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इंदुमती जो कहानी है वो किस लेखक की है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है इंदुमती, जो कि सरस्वती पत्रिका 1901 में इसमें छपी थी। बढ़ते हैं आगे। प्रजाहितैषी नामक पत्र कौन निकालता है? प्रजाहितैषी नामक पत्र राजा लक्ष्मण सिंह निकालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर नहीं पूछा हुआ है, इसमें से नहीं देखना है हमें। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, चित्रा मुर्दगल, यही सच है मनु भंडारी, डैफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग की, बादलों के घेरे उषा प्रियवंदा की न होकर के। बादलों के घेरे किसकी है? प्रमुख रचना है, आप लोगों को पता ही है, कृष्णा शोभती जी की ये एक प्रमुख रचना है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो हानुष जो है मोहन राकेश का नहीं है, तो किन का है? ये भीष्म साहनी का प्रमुख नाटक है। भीष्म साहनी जी का प्रमुख नाटक है। आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, आषाढ़ के एक दिन, ये तीनों के तीनों किसके नाटक है? मोहन राकेश जी के। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है? इनमें प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन, अभी हमने प्रेमचंद जी से संबंधित उपन्यासों को पढ़ा था। आप लोग तीनों के तीनों उपन्यासों का सन लिख करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि गबन का सन कब है, निर्मला कब और सेवा सदन कब का। तो देहाती दुनिया जो है प्रेमचंद जी से संबंधित नहीं है, तो किन का है? शिव पूजन शाही जी की रचना है ये, शिव पूजन।
सहाय जी की ये रचना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो कब प्रकाशित हुआ? 1882 ईस्वी में परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास जी के द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना है, और इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना जाता है परीक्षा गुरु को। निशाई हिंदू जो उपन्यास है उनके लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास जी निशाई हिंदू के लेखक रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कारवा जो है वो किसकी रचना है? किसकी एकांकी है? आप लोगों को पता ही है, भुवनेश्वर जी की यह रचना है कारवा। नहुष जो नाटक है उसके जो रचनाकार रहे हैं गोपाल चंद्र जी, जो भारतेंदु जी के पिताजी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित पूछा हुआ है। वैशाली की नगर वधू चतुर्सेन शास्त्री इन्हीं की है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा इम्पोर्टेंट रचना है ये इनकी। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। और बाणगढ़ भट्ट की आत्मकथा जो है वो राहुल जी की न होकर किन की है? ये उपन्यास है सारे के सारे। ये भी पूछ सकते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है ये किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बढ़ते हैं आगे। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आप लोगों को पता ही है, बार बार हम कर चुके हैं। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया आदिकाल को नाम। इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा और आदिकाल के नाम को भी नहीं नकारा इन्होंने। इनको भी आदिकाल के नाम से भी सहमत रहे। ये चारण काल इन्होंने कहा। गिरियेशन और राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा। तो वीर काल विश्वनाथ ने कहा। आप लोगों को कालों से संबंधित मैं बार बार करा चुकी हूँ। बढ़ते हैं आगे। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? स्मृति की जो रेखाएं है महादेवी जी की प्रमुख रचना है स्मृति की रेखाएं। बढ़ते हैं आगे। कृष्ण ऋण जल धन जल रिपोर्तराज के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। नामदेव का संबंध किस प्रांत से है? आप लोगों को पता ही है। नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम तीनों के तीनों महाराष्ट्र से संबंधित संत कवि रहे हैं। इन्होंने वारकरी संप्रदाय में जब महाराष्ट्र में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंदायन के रचयिता आपको पता ही है मुल्ला दाऊद जी रहे हैं। सूफी कवि मुल्ला दाऊद चंदायन अवधी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेकन के निबंधों का हिंदू अनुवाद बेकन विचार रत्नावली से किसने किया? बेकन विचार रत्नावली नाम से बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। बढ़ते आगे। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में सबसे अधिक संभव होता है। यह कथन किसका है? एक बार और देख लेते हैं कथन को। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। निबंधों से ही भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास बताया कि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। दादू दयाल की रचना का संपादन अंगवधू नाम से किसने किया? आप लोगों को पता है। दादू दयाल के संबंध में मैंने कवियों की सीरीज में दादू दयाल जी के कवि को अच्छे से करा दिया है। तो उसमें हमने पढ़ा था रज्जब जी ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंगवधू नाम से किया और उसके जो हड़वे वाणी नाम से भी किया गया इनकी रचनाओं का संकलन, जो कि दो शिष्य रहे इनके जगन्नाथ और संतदास। उन्होंने हड़वे वाणी नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया। हरडे वाणी एक बार लिख देती हूँ मैं। हरडे वाणी नाम से दादू दयाल जी की रचनाओं का जो संपादन है वो किन्होंने किया? संत दास और जगन्नाथ दास इन्होंने दो संतों ने किया। इन्हीं के शिष्य रहे थे ये दोनों दादू दयाल के ही। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निराला की साहित्य साधना जो रचना है
वो किन की है, कौन है इनके लेखक? रामविलास शर्मा जी, आप लोगों को पता ही है। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मधुमालती जो है वो मंजन की है, ना कि कुतुब्बन की। कुतुब्बन की कौन सी है? मृगावती जो रचना है वो कुतुब्बन की है। ये सूफ़ी कवि रहे हैं सभी के सभी। चित्रावली उस्मान, हंस जवाहिर कासिम शाह, इंद्रावती नूर मोहम्मद। बढ़ते हैं आगे। हिंदी काव्य में 12 भाषा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? बार बार ये प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, तो आप लोगों को पता ही है। वैसल देवरासों में हिंदी काव्य में 12 भाषा का वर्णन मिलता है। देश विदेश किसकी यात्रा साहित्य है? तो देश विदेश जो यात्रा साहित्य है रामधारी सिंह दिनकर का। कवितावली के ग्रंथकार कौन रहे हैं? तुलसीदास जी रहे हैं। कवितावली के तुलसीदास की कई रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा से संबंधित है। एक एक रचनाओं को हम आगे डिटेल से करेंगे। खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान यानी कि खूब दल यानी कि दलपति। विजय वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो आप लोगों को पता है, शुद्ध अद्वैतवाद संप्रदाय के संपादक यानी कि पुष्टि संप्रदाय का संबंध जो है वल्लभाचार्य जी से संबंधित है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य संप्रदाय से संबंधित आप लोगों ने पढ़ाई था। संकादि निम्राकाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी। बढ़ते हैं आगे। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, जो ये पंक्ति है अमीर खुसरो जी द्वारा रचित है। कई परीक्षाओं में पूछी गई है भाई। हम हशमत संस्मरण किसके द्वारा रचित है? हम हशमत जो संस्मरण है कृष्णा सोबती जी का प्रमुख संस्मरण रहा है। बढ़ते हैं आगे। अरे या वार रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये अज्ञे जी की रचना है। अरे या वार रहेगा याद, तो ये अज्ञे जी की किस विधा की रचना है? एक यात्रा वृत्तांत है। बढ़ते हैं आगे। बनारसी दास चतुर्वेदी की अर्धकथा है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी की जो अर्धकथा है वो किस प्रकार की रचना है? एक आत्मकथा है। हमने पढ़ाई था कि प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी गई है? अर्थकथा को माना गया बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित। जैसी की रचना नहीं है, इसमें से ये पूछा हुआ है। जैसी जी द्वारा जो रचित रचना इनमें से कौन सी नहीं है? मृगावती, मैंने आपको बताया था मृगावती जो है कुतुब्बन की है। कुतुब्बन की जो रचना है मृगावती। पद्मावती जैसी की, अखरावट भी जैसी की है और कानावत भी, तीनों की तीनों रचनाएं जैसी की पूछी गई है। जैसी की ये है। बढ़ते हैं आगे। बत रस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, जो ये पंक्ति है ये किन की है? तो ये बिहारी जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। कौन सी रचना भूषण की नहीं है इनमें से? तो काव्य रसायन जो रचना है वो भूषण की न होकर किसकी है? ये एक कवि रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि देव कवि, इनकी रचना है काव्य रसायन। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा भावनी, तीनों की तीनों रचनाएं भूषण जी की है। बढ़ते हैं आगे। नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? इम्पोर्टेंट रचना है, प्रसिद्ध रचना है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। मीराबाई जी की ये रचना है। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे जी रहे हैं तार सप्तक के संपादक। इन्होंने अपने संपादकताओं में 4 तार सप्तकों का संपादक किया था भाई। कौन कौन से? प्रथम तार सप्तक को तो तार सप्तक ही कहा गया, प्रथम नाम नहीं दिया गया। फिर द्वितीय तार सप्तक, फिर तृतीय तार सप्तक, फिर चतुर्थ तार सप्तक। अगर हम सब सन की बात करें तो पहला तार सप्तक का संपादक मतलब कब हुआ? जो पहले नंबर पर आया वो 1943 ईस्वी। उसके बाद जो दूसरा आया 1951 ईस्वी, और तीसरा आया वो आया 1959 ईस्वी, और चौथा आया वो आया 1979 ईस्वी। 79, 59 तीसरा, 51 दूसरा और 43 पहला। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं
अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि के बरवे नाई का भेद लिखा? भक्ति काल में किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा? ये आपको पता है, रहीम जी ने बरवे नाई का भेद लिखा। रीतिकाल कवि चिंतामणि किसके भाई थे? भूषण के ये भाई थे। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर सुमेलित पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं है। 4 रचनाएं दी गई है और उनके रचनाकार है, देख लेते हैं हम। प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी पद्माकर जी की है, गंगा अवतरण रत्नाकर की है, कवित रत्नाकर सेनापति जी की है। लेकिन जो कोकसार रचना है वो आलम की न होकर किनकी है? घनानंद कवि की ये रचना है कोकसार। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? इनमें से अष्टछाप में शामिल कौन कवि नहीं है? तो सुंदरदास जी नहीं है, गोविंद स्वामी, सूरदास, परमानंद दास, कुम्मन दास, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सभी कवि अष्टछाप में शामिल है, लेकिन सुंदरदास जी का नाम नहीं आता। अष्टछाप के 1865 ईस्वी में अष्टछाप कवियों इनकी अष्टछाप की स्थापना की हुई। और जो इसके अंतर्गत जो इतने कवि रहे, 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे थे और 4 वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के शिष्य रहे हैं। और नाभादास ने अष्टछाप की स्थापना की थी और 4 अलग अलग वल्लभाचार्य के 4 शिष्य प्रिय रहे। और वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य थे? 84 शिष्यों में तो 4 शिष्य लिए थे और विठलनाथ के 252 शिष्यों में से उन्होंने कुल 4 शिष्यों को लिया था। इन 4 शिष्यों को शामिल किया गया अष्टछाप में। हम करेंगे तो एक एक कवि को, अष्टछाप के कवियों को बिल्कुल डिटेल से करेंगे। अभी हमारा भक्ति काल ही शुरू किया हुआ है, तो भक्ति काल के अंतर्गत हम बिल्कुल डिटेल से करते हुए तथ्यों को चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से इसलिए नहीं बता पा रही क्योंकि भाई वीडियो लंबी हो जाएगी और सभी प्रश्न नहीं हो पाएंगे। कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो प्रेम पथिक जो है सुमित्रानंदन के पंत की नहीं है। किसकी है ये? एक काव्य संग्रह है प्रेम पथिक। तो किन का है? जयशंकर प्रसाद का। आप नोट कर सकते हो कहीं पर भी। अमीय हलाल मद भरे सैत श्याम रतनाल, जो ये पंक्ति है प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। रसलीन जी की ये पंक्ति है। क्लास पसंद आती है तो भाई लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास और अधिक मोटिवेशन के साथ आपके सामने लेकर के आऊँ। संत को कहाँ सीकरी सो काम, जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति किनकी है? कुम्मन दास की है। आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का रचित नहीं है? तो विदेही जो वनवास है वो मैथिली शरण गुप्त का न होकर किन का है? अयोध्या सिंह हरियोध जी की रचना है। विदेही प्रमुख रचना है अयोध्या सिंह हरियोध जी की रचना है। हरियोध जी की प्रमुख रचना रही है विदेही वनवास। हुंकार किसका काव्य संग्रह है? तो इसमें पूछा हुआ है हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य संग्रह है। एकांतवासी योगी रचना किसकी है? ये श्रीधर पाठक की है। तीसरा सप्तक कर पर प्रकाशित हुआ, ये हमने कर ही लिया, 1959 में प्रकाशित हुआ। कौन सी काव्य रचना महादेवी की नहीं है? इनमें से कौन सी काव्य महादेवी जी की नहीं है? ये बेला जो है महादेवी की नहीं है। संज्ञा गीत, निहार, निर्जा, तीनों की तीनों रचनाएं महादेवी जी की है। बेला महादेवी की नहीं है तो किन की है? ये बेला जो रचना है, एक सेकेंड में, ये निराला जी की प्रसिद्ध रचना है बेला। सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? आप लोगों को पता ही है, रघुवीर शाही जी का है। बीती हुई बारी जागरी कविता किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। पे धन विदेश चली जात यही अति खवारी, जो पंक्ति है वो किसकी है? भारतेंदु जी की है। भारत दुर्दशा से दी गई है। हरी घास पर क्षण भर जो रचना है वो किसकी है? अज्ञे जी की है।
सड़क से सड़क तक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? धूमिल जी हैं। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये देवनागरी लिपि के संबंध में देख लेना हमें। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण, बिल्कुल सही है ये कथन। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्णानुक्रम अवैज्ञानिक है, ये बात बिल्कुल इन्होंने गलत कही है, क्योंकि जो देवनागरी लिपि है वो एक वैज्ञानिक लिपि है। और जो अन्य कथन कही है एक वर्ण के साथ एक ही ध्वनि संकेत, ये बिल्कुल सही कहा गया है। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। सफरी सी जल में विहरणी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप लोगों को पता है उपमा अलंकार। जहाँ सा सी की तुलना के आधार पर हमें दिखाई दे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो तो वो क्या कहलाता है? आप लोगों को पता ही है, सिंपल सी कोटेशन है ये, संज्ञा। बढ़ते हैं आगे। विद्यापति कृत कीर्ति लता की जो भाषा है हमने कई बार पढ़ चुके हैं हम, अवहट। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि के आधार पर हुआ? ब्राह्मी लिपि। हिंदी लिपि से मैंने हिंदी भाषा के उद्भव विकास में जब मैंने लिपि को कराया था तो लिपि की वैज्ञानिकता के अंतर्गत आप लोगों को बिल्कुल देवनागरी लिपि के संबंध में डिटेल से कराया हुआ है। जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी अभी, आप पीछे के जा कर के हर एक वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि हमने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को उठाया हुआ है। भाषा विज्ञान को भी हमने कंप्लीट कर लिया है लगभग, और हिंदी साहित्य के काव्य खंड को हम कर रहे हैं, गद्य खंड को भी करते हुए चल रहे हैं, साथ साथ पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी कर रहे हैं, और व्याकरण से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है इनमें? ये शब्द शुद्ध हो जाएगा भाई। न पे छोटे ऊ की मात्रा, कै पे बड़े ऊ की मात्रा, अनुकूल, और ये तीनों के तीनों गलत हैं हमारे। अवधि हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? आप लोगों को पता ही है। अवधि हमने भाषा के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज खड़ी बोली ये हरियाणवी, ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही बिहारी की आती है। राजस्थान के अंतर्गत गढ़वाली जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके बाद देख लेते हैं उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार कौन सा होता है? तो उपमेय में उपमान की जब संभावना दिखाई दे हमें तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सभी अलंकारों से संबंधित भी एक क्लास लेकर के आऊँगी मैं आपको। जितने भी परीक्षा में महत्वपूर्ण अलंकार है सभी पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा में। मैं एक क्लास में आपको अच्छे से डिटेल से समझा दूंगी कि अनुप्रास के भी अलग अलग भेद होते हैं। कौन सा अनुप्रास अलंकार है, उसमें कौन सा उत्प्रेक्षा है, तो देख लेंगे। कृतक का विलोम कौन सा है? कृतक घन जो है कृतक का विलोम हो जाएगा। कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती? जो गढ़वाली बोली है राजस्थानी, कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती? गढ़वाली जो है राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी आती है भाई, शायद मैं वहाँ पे गढ़वाली बोल गई थी। पहाड़ी के अंतर्गत आती है गढ़वाली। तो मालवी, मेवाती, मारवाड़ी तीनों के तीनों राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। गढ़वाली जो है वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। वाह। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य है? दंत्य जो वर्ण है वो न है। तुम कहाँ रहते हो कैसा वाक्य है? ये बिल्कुल आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रश्न चिन्ह के साथ। तो प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न पूछा हुआ है। निम्न में कौन सा शब्द विकारी नहीं है? इनमें से हमें देखना है विकारी शब्द कौन सा नहीं है। लंबा, लंबा का हम लिंग वचन आधार पर ये लंबा हम इनका विकार हो सकता है, यानी कि ये बदल सकता है। जो शब्द बदले ना ऐसे के ऐसे रहे जिनका विकार न हो वे उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं।
कब का हम लिंग वचन के आधार पर नहीं बदल सकते, कब का कभी नहीं कर सकते, कब कभिया नहीं कह सकते। जैसे लंबा का हम लंबी कह सकते हैं, तो ये हमारा बदल जाता है। इधर का भी इधर ही रहेगा, किंतु का भी किंतु रहेगा। इसलिए ये विकारी शब्द एक तरह से विकारी शब्द नहीं है। एक सेकंड भाई, हाँ भाई सही दे रखा है कि इसमें अविकारी नहीं है, पूछ रखा है तो लंबा है, इसका हम बदल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, माइंड काम करना छोड़ रहा है, तो कभी कभी हो जाता है ऐसे। अक्षय का अर्थ नहीं होता, इसमें अक्षय का अर्थ नहीं है। तो आँख, सर्प, धुरी तीनों के तीनों अक्षय के अर्थ है। पृथ्वी जो है अक्षय का अर्थ नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। बढ़ते हैं आगे। चीर चीर शब्द युगम का सही अर्थ क्या होगा? तो एक होगा छोटी की मात्रा लगी हुई है च पे चीर, एक होगा चीर। तो इसका पहले चीर का अर्थ है पुराना, दूसरा का चीर का अर्थ है कपड़ा। निम्न में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? जो शब्दालंकार है वो हो जाएगा हमारा यमक। एक शब्दालंकार है, ये तीनों के तीनों हमारे अर्थालंकार हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि हमारी होती है 5 प्रकार की। जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि, यण और हर्षव। बढ़ते हैं आगे। नौका का पर्यायवाची नहीं है। तटनी जो है नौका का पर्यायवाची नहीं है। तरणी, पतंग, तरी तीनों के तीनों नौका के पर्यायवाची है। अगला जो लोकोक्ति है देख लेते हैं। घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध। लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने लोगों में आदर नहीं होता, यानी कि घर में आदर नहीं होता, अपने ही लोगों में आदर नहीं होता। मुख्यार्थ में बाधित होने पर जब उससे संबंध दूसरा अर्थ लिया जाता है तो वह शब्द शक्ति कौन सी कहलाती है? तो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। घड़ों पानी पड़ जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। हिंदी अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रचार बढ़ाए। ये जो बात कही है वह किस अनुच्छेद में कही गई है? कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रचार बढ़ाए। ये बात है 351 अनुच्छेद के अंतर्गत निर्देश दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। आगे है एक पैराग्राफ से संबंधित हम प्रश्नों को नहीं करेंगे। आप पैराग्राफ को पढ़ करके अच्छे से प्रश्नों को हल कर सकते हो। इससे संबंधित और जो हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न बनते हैं हम उनको देख लेते हैं एक बार। क्योंकि 10% हमारे DSSB में, 20% PGT हिंदी में और 10% TGT हिंदी में हिंदी पेडागोजी या हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। पाठ्यक्रम की कौन सी विशेषता उसे विद्यालयों और समुदायों के विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाती है? तो यह आवश्यकता अनुसार जो अनुकूलता है वो उसे विद्यालयों और समुदायों के विशेष आवश्यकता अनुसार बनाती हैं। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण विशेषता और माध्यमिक शिक्षा में किस पहल का विस्तार है? तो ये हो जाएगा स्वर शिक्षा अभियान का। बढ़ते हैं आगे। आवश्यकताओं के मसले के पदानुक्रम के अनुसार वास्तविकता और सौंदर्य आवश्यकताएं डैश का भाग है? तो ये किसका भाग है? ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का एक भाग है। बढ़ते हैं आगे। पाठों का पाठन और प्रतिबिंबन करने का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो पाठों का पाठन और प्रतिबिंबन करने का मुख्य उद्देश्य भाषा योग्यता हो जाएगी।
बढ़ते आगे। जब शिक्षण कार्यनीति प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं और हितों के लिए स्थिति के अनुरूप होती है तो वह निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो यह एक विभेदन का सामान्य उदाहरण है। विद्यालय के विषयों के अध्ययन में 3 आर किसका संकेत है? इसमें 3 आर पूछा हुआ है, किसका संकेत है? एक 3 आर होता है पाठ करना, लेखन करना और अंकगणित करना। ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं, पाठ करना, लेखन करना और अंकगणित करना। छायांकन यानी कि फोटोग्राफी डैश का एक उदाहरण है, तो समकालीन कला का एक उदाहरण क्या है? छायांकन फोटोग्राफी। अन्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा एक वर्ग के लोगों को वरीयता देना क्या कहलाता है? यह पक्षपात ही कहलाता है कि अन्य लोगों की अपेक्षा एक ही वर्ग को हम महत्व दें तो वो क्या हो जाएगा? पक्षपात। दल शिक्षण तभी सर्वाधिक उपयुक्त है जब डैश संसाधन सीमित हो। जो दल शिक्षण है वो तभी उपयोगी सिद्ध होते हैं सबसे अधिक जब हमारे पास संसाधन सीमित हो, अधिक संसाधन ना हो तो हम दल शिक्षण करके उसको उपयोगी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। छात्र और शिक्षक किस पाठ्यक्रम अभिकल्प यानी कि डिजाइन में परिवर्तन के अभिकर्ता एजेंट है, यानी कि एजेंट है, तो ये हो जाएगा मूल अभिकल्प यानी कि डिजाइन। छात्र और शिक्षक किस पाठ्यक्रम अभिकल्प में परिवर्तन के अभिकर्ता है, यानी एजेंट है, यानी कि इसमें ये पूछा हुआ है छात्र और शिक्षक किस पाठ्यक्रम डिजाइन में परिवर्तन के एजेंट माने जाते हैं, तो ये होते हैं मूल अभिकल्प में यानी कि डिजाइन में। तो इस प्रकार से हमने टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रश्न पत्र को 2018 के प्रश्न पत्र को विद सॉल्यूशंस के साथ किया है। इसी प्रकार और अन्य प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के साथ को हम ले करके आएंगे। एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी करेंगे। इसी तरह अपने हर रोज़ एक नई क्लास के साथ संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।